हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आवर। और आज हम डिस्कस करने वाले वेरियस एटॉमिक मॉडल्स के बारे में और हमें नीड ही क्यों हुई कि हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी करें। तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इजिली कर ली थी। तो जब डिस्कवरी हो गई तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि हाउ द सब एटॉमिक पार्टिकल इज अरेंज इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसा है, कि कैसे अरेंज है ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सबसे पहले तो हम एक शॉर्ट ट्रिक को, बिफोर मूविंग फर्दर, हम एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं कि हमें डिस्कवरी याद रहे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की रिगार्डिंग सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड। फाइन, लाइक अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, हमें पता है जे थॉमसन ने करी थी उनकी डिस्कवरी। लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखें, ईट पग नाच। फाइन, हियर इज ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी किसने करी बताइए? टी फॉर थॉमसन, सर जे थॉमसन। फाइन, पी फॉर प्रोटॉन, डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन। फाइन, अगर एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल, डिस्कवरी किसने करी? चैडविक। फाइन, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है याद करने के लिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करी। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ, अब हमने डिस्कवरी से रिगार्डिंग तो बात कर ली, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के लिए तो सबसे पहली डिस्कवरी क्योंकि जे थॉमसन ने करी थी, तो सभी पहुंचे जे थॉमसन के पास और पूछा कि आपने डिस्कवरी तो कर दी इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन आप ये बताइए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर किस अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है। जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया वो जे थॉमसन ने दिया, और इसका नाम दिया उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर आप कह लीजिए वाटरमेलन मॉडल। इसमें उन्होंने बताया भी कि वाटरमेलन के स्ट्रक्चर की जैसा ही होता है एटम। उन्होंने बोला कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? सर्कुलर होता है। और वाटरमेलन को कट करें सेंटर से तो हम देखते हैं जो रेड पल्पी पार्ट होता है उसी के अंदर जो होता है पॉजिटिव मास जो है वो स्प्रेड होता है, उन्होंने बताया। और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। तो बहुत लंबे, क्योंकि और कोई रिसर्च नहीं होती थी उस टाइम पे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं होते थे, तो बहुत लंबे टाइम तक इस थ्योरी को ही सही माना गया। हालांकि इस थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेटर ऑन बहुत सारी चीजें आई, उन्होंने अपनी थ्योरी में उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में उन्होंने बताया तो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के, यानी कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड होता है, बट एक्सपेरिमेंटली नॉट प्रूवन। फाइन, उसको एक्सपेरिमेंटली भी वो प्रूव नहीं कर पाए। फिर लेटर ऑन हमारे आए रदरफोर्ड। तो सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा उसकी थ्योरीज के बारे में, जे थॉमसन की जो मॉडल्स हैं एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। चलिए, लेट अस डिस्कस द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। जो थॉमसन उस टाइम पे बहुत जानी मानी हस्ती हुआ करते थे। फिजिक्स में गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला अपनी रिसर्च के लिए। बहुत सारे इन्होंने काम किए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो आप देख ही रहे हैं इन्होंने किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मॉडल में उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया। इन्होंने कहा कि वाटरमेलन स्ट्रक्चर का होता है, हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो टोटली रिजेंबल करता है किससे? वाटरमेलन से। जिसमें जो ब्लैक पार्ट होता है, यानी कि जो ब्लैक सीड्स होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। और जो रेड पार्ट होता है, जो हमारा रेड पार्ट है, रेड पार्ट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइन, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेड पल्पी पार्ट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस मॉडल को उन्होंने बहुत सारे नाम दिए। उन्होंने बोला प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि जैसे प्लम क्रिसमस पुडिंग होता है, केक होता है क्रिसमस का, उसके अंदर जो प्लम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, और जो क्रीमी पार्ट होता है, बेस होता है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? पॉजिटिवली चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उन्होंने बताया, है ना। और जो ग्रीन शेल्फ होती है, जैसे अगर वाटरमेलन की बात करें तो ग्रीन आउटर जो शेल्फ होती है, उन्होंने कहा वो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। फाइन, तो ये उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात आई तो वो इस मॉडल ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट उतने नहीं होते थे। थ्योरेटिकली तो इन्होंने अपने मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एटॉमिक स्टेबिलिटी को भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इस मॉडल का यही था कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव कर पाए, इसीलिए इस मॉडल के भी बहुत सारे फेलियर्स रहे। फाइन, तो नाउ नेक्स्ट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। फाइन, चलिए अगर उनके मॉडल की बात करें तो उनके मॉडल ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी। हाँ, वो स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए,
लेकिन काफी चीजें उस मॉडल ने हमें क्लियर कर दी थी। जैसे एटम के अंदर सेंटर में डेंस सॉलिड पार्ट होता है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है, ये सब उन्होंने क्लियर किया। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री को लेके चलें, देखिए उस टाइम पे क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी, जैसे ये थॉमसन मॉडल हो गया था, उस टाइम पे क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव मेटल के ऊपर रिसर्च चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि मैडम क्यूरी की पोलोनियम एटम की वजह से डेथ हो गई थी। पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव पोलोनियम एटम की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। वो एक रिसर्च कर रही थी और रिसर्च के टाइम पे क्या हुआ, पोलोनियम अगर रेडियो एक्टिव पोलोनियम है तो वो क्या करा, उसने अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा था। जैसे पॉपकॉर्न आप देखते हैं, अगर आप कुकर में देखें, जब पॉपकॉर्न निकल रहे होते हैं, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स उसके अंदर से निकल रहे थे। और उस टाइम पर इतना पता भी नहीं था कि रेडिएशन इसमें इतनी होती है कि डेथ कॉज कर देंगी। तो मैडम क्यूरी की उस टाइम पर इस पोलोनियम एटम की वजह से डेथ हो गई थी। जब ये हुआ तो उसके बाद रदरफोर्ड जो थे, वो प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी के, तो उनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये फाइंड कर रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल्स है उससे बचा कैसे जाए, फाइन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मतलब एटम के स्ट्रक्चर से तो उनको दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो रिसर्च किसके ऊपर कर रहे थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कैसे बचा जाए, बस इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। तो रिसर्च करते करते ये रिसर्च जो है, ढूंढ कुछ और रहे होते हैं लेकिन एक्सीडेंटली कोई ना कोई रिसर्च फाइंड आउट हो जाती है। तो बस एक्सीडेंटली ये रिसर्च भी निकल गई कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता कैसे है, जबकि रिसर्च किसके ऊपर चल रही थी, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर चल रही थी। फाइन, चलिए अब स्टडी कर लेते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। फाइन, चलिए ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा कि कैसे हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बचना है। इसको बचने के लिए उन्होंने यूज किया लेड बॉक्स का यूज किया। लेड जो है ऐसा मेटल है जिसकी हैवी डेंसिटी होती है। हैवी डेंसिटी होने की वजह से उसमें हमने एक होल को क्रिएट कर दिया। हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेड बॉक्स के अंदर प्लेस किया। उससे क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको एटलीस्ट हार्म नहीं होगा। और उसके अंदर एक होल क्रिएट कर दिया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एक स्ट्रीम लाइन की तरह बाहर निकले और ऐसे स्कैटर्ड ना हो जाए। फाइन, उन्होंने सोर्स ऑफ पार्टिकल लिया, उसके बाद लेड बॉक्स का यूज किया। लेड बॉक्स के यूज करने से क्या होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रीम लाइन होके एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे, है ना, ऐसे स्कैटर्ड नहीं होंगे। फाइन, तो जैसे ये पार्टिकल पास हुए, उसके बीच में उन्होंने यूज किया गोल्ड फॉइल का, और ये जो सी फॉर्म में यूज किया, ये स्क्रीन का यूज किया है। ये है हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें क्या होगा, इसमें जिंक सल्फाइड की लेयर हो रखी है। जिंक सल्फाइड की लेयर होने से हमें फ्लोरोसेंस का पता चल जाएगा। जहां जहां स्ट्राइक होगा वो रे हम जो है एटलीस्ट हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि किस किस पॉइंट पे जो है रेडिएशन आई है। फाइन, यानी कि स्ट्राइक होने के बाद किस किस पॉइंट पर हिट किया है वो हमें एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हुए। तो स्ट्रेट पास होने के बाद स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिफ्लेक्शन शो किए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो वो स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हुए, और बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो वो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गए। तो बहुत सारे हमने कंक्लूजन निकाले क्या, कि सेंटर में एक डेंस सॉलिड पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस को ही तो बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल्स। फाइन, तो उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जिस स्पीड से, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट जाने के बाद ना तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आ रहा था, स्ट्राइक होने के बाद या तो क्या होता, देखिए अगर वो गोल्ड फॉइल को पास कर रहा है और गोल्ड फॉइल पर पास करने के बाद अगर उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, बहुत सारा फ्री स्पेस है एटम के अंदर, है ना। अगर कहीं ना कहीं सॉलिड मास होता, अगर हम थॉमसन की थ्योरी पे जाएं, थॉमसन ने क्या बताया था कि कुछ ना कुछ सॉलिड पार्ट जो है, सॉलिड मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो कुछ ना कुछ स्पीड में तो चेंज आता, ना तो स्पीड में चेंज आया, ना ही हमारे जो पार्टिकल्स थे वो एम्बेडेड हुए उस एटम के अंदर जाके, बिल्कुल भी नहीं हुआ इसमें से कोई भी चीज। तो हमने कुछ कंक्लूजन निकाले, उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, देखिए अब हम इसको दूसरी फॉर्म में भी स्टडी कर लेते हैं, इससे हमारी स्टडी जो है बहुत इजी होगा। ये मॉडल भी एनसीईआरटी में गिवन है, दोनों मॉडल एनसीईआरटी में गिवन है, और पोस्टुलेट्स भी बहुत सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो जब आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है एवरीथिंग। फाइन, तो देखिए, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल, लेट सपोज ये जो एटम्स हैं ये किसके एटम्स हैं, ये गोल्ड फॉइल के एटम है। गोल्ड फॉइल है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत थिन गोल्ड फॉइल का यूज किया गया था। और अगर हम बात करें एटम की, गोल्ड एटम की,
तो गोल्ड एटम में 79 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका मास नंबर होता है 179 197, इतना उसका मास नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अब इतना हैवी मेटल हमने यूज किया, इतना हैवी एटम यूज किया है, इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या? एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 79 प्रोटॉन्स तो उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 79 के लगभग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। इतना हैवी मास अगर हमने यूज किया है, उसके बाद भी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हमने देखे कि स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फाइन, देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि एटम के अंदर फ्री स्पेस भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हो गए, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गए अपने पाथ से ही, जिस पाथ से आए उसी पाथ से क्या हो गए? कंप्लीटली बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ? और बहुत सारे स्ट्रेट हो गए। ये देखिए, अगर इसकी बात करें कुछ स्मॉल एंगल्स पे डाइवर्ट हुए, इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो सेंटर में डेंस मास प्रेजेंट है, यहां से एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि सेंटर में कुछ ना कुछ हैवी मास है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स और उस मास के बीच में क्या आ रही है? एक रिपल्सिव फोर्स आ रही है, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? स्मॉल एंगल्स पे डाइवर्ट। अगर वो उसके नियर बाय आता है, लाइक वो एटम, जैसे अल्फा पार्टिकल्स उसके नियर बाय आते हैं, अगर उसे बिल्कुल सेंटर पे स्ट्राइक करते हैं तो उसी पाथ से पास ऑन हो जाते हैं, उसी से ही बैक हो जाते हैं। और अगर उसको लेट्स सपोज यहां से आया तो नियर बाय डिफ्लेक्ट हो जाएगा स्मॉल एंगल से। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज था और सेंटर का जो मास है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हम इस कंक्लूजन पर हम यहाँ पर पहुंचे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतनी सही थ्योरी थी इनकी, काफी हद तक इन्होंने चीजों को क्लियर किया, बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब उनकी जो रिसर्च थी उसके कंक्लूजन थे, 3 मेन कंक्लूजन थे उसके, कि उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। फाइन, द पॉजिटिव चार्ज इन द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। फाइन, कि यानी कि जो एटम है उसके अंदर कुछ ना कुछ डेंस और सॉलिड पार्ट है एट द सेंटर, जिसको जो पॉजिटिवली चार्ज है। फाइन, जिसको उसने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, कि डेंस और कंसंट्रेटेड मास जो है सेंटर पे लोकेटेड है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। फाइन, जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि न्यूक्लियस तो हो गया सेंटर पे, वो भी पॉजिटिव डेंस मास, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड, लाइक अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे कि सेंटर में जो मास है वो सन है, लेट्स सपोज ये सेंटर पे मास है वो सन है हमारा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं किसकी तरह? प्लैनेट्स की तरह, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन दिस पाथ। थर्ड कंक्लूजन उन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सेंटर मास यानी कि न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ तक इन्होंने चीजों को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इनकी रिसर्च बहुत अच्छी थी, बहुत सही थी, काफी चीजों को एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस भी बता दिया, काफी हद तक स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन इसके बाद आ गए बोहर साइंटिस्ट आए, और जो बोहर थे उन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड एक बात बताओ, कि रदरफोर्ड, हम मैक्सवेल की मीटिंग में गए थे और मैक्सवेल की मीटिंग में उसने क्या बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है किसी इलिप्टिकल पाथ पे या किसी ऑर्बिट्स में, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है वाइल मूविंग करते हुए अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ऐसे अगर रिड्यूस कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ पे हमेशा तो मूव नहीं कर सकता। तो उसने ये बताया कि देखिए, अगर सेंटर पे हैवी मास है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पाथ में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पे मूव नहीं करता रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो एक स्टेबल एनर्जी नहीं होगी, रिड्यूस होती रहेगी। फाइन, और जैसे एनर्जी रिड्यूस होगी तो एनर्जी क्या होगी? एक बार ये ऑर्बिट आएगा, फिर ये ऑर्बिट आएगा, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में और दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, तो एनर्जी तो रिड्यूस होगी। एनर्जी रिड्यूस होगी
तो चक्कर काटे खाते 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 अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड है और आप उसके घर के चक्कर काट रहे, तो रात आते 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 अल्टीमेटली आप उसी पॉइंट पे या उसके घर के अंदर जाकर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो रिड्यूस होगी फाइन, वाइल मूविंग एनर्जी रिड्यूस होगी, स्पीड भी कम होगी फाइन, वही बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस थ्योरी को उन्होंने काफी चीजें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करी, बट ही फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में नहीं बता पाए। तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड बोथ द मॉडल्स। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हमने कंप्लीट किया और उससे पहले हमने जे थॉमसन का मॉडल भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।